गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम 12th क्लास की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर जो अध्याय संख्या यूनिट सेकंड के अंदर अध्याय संख्या 4 में के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 4 है राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन। अध्याय आपका है 4 नंबर, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन। पहले हम राज्य स्तरीय शासन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम स्थानीय स्तर के शासन के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्तमान के अंदर इनकी किस प्रकार की भूमिका है, कैसी पृष्ठभूमि है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। हम इससे पहले की जो हमने संघीय कार्यपालिका पढ़ी थी उसके अंदर जो केंद्र की है या संघ की है, उसमें जो प्रशासन की जो भूमिका हमने पढ़ी थी वही प्रशासन की जो केंद्र के अंदर जिस प्रकार से प्रशासन होता है उसी प्रकार से राज्यों के अंदर भी लगभग वही प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए हमारी को मिलती है। सबसे पहले राज्य प्रशासन की पृष्ठभूमि। राज्य प्रशासन की पृष्ठभूमि कि राज्य के प्रशासन में मुख्य तौर पे कौन कौन भूमिका निभाता है, इसके बारे में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि भारत एक ऐसा देश है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत कैसा देश है संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब यहाँ की संपूर्ण शक्तियाँ यहाँ की जनता में निहित हैं। जो एकात्मक के साथ में भारत का जो शासन व्यवस्था है एकात्मक होने के साथ साथ में संघीय व्यवस्था भी है। हमने ये भी चर्चा की थी भारत में शासन व्यवस्था कौन सा रूप पाया जाता है, संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, एकात्मक को नहीं अपनाया गया, परंतु एकात्मक उसके साथ में जुड़ी हुई है बहुत से क्षेत्रों में। कि हमने ये टॉपिक के बारे में भी चर्चा की थी कि भारतीय जो शासन व्यवस्था संघीय होते हुए भी एकात्मक की ओर इशारा करती है, ये किस प्रकार से हमने उसके अंदर चर्चा की थी। तो इस यहाँ पर संघीय व्यवस्था है परंतु ये एकात्मक की ओर संकेत करती हुई है। जिस प्रकार से हमारे संपूर्ण देश का भारत का संवैधानिक प्रमुख, संवैधान जिसको वैधानिक या संवैधानिक प्रमुख किसको माना गया है, राष्ट्रपति को। उसी प्रकार से देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है जिसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होती है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। यह हमारे शासन व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति होता है मेन संवैधानिक प्रमुख, और राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री।
जो ये संघ के अंदर या देश के अंदर या केंद्र में जो ये व्यवस्था पाई जाती है, हमने इसके बारे में पहले चर्चा कर ये कि ये व्यवस्था हमारे राज्यों के अंदर पाई जाती है। हमारे किन में पाई जाती है? राज्य प्रशासन में भी यही व्यवस्था हमारे को देखने के लिए मिलती है। किस प्रकार से? इसी प्रकार राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई? जहां से यहां पे राष्ट्रपति है उसी प्रकार से यहां पे राज्यपाल। इसी प्रकार से यहां आ जाएगा राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद। इसी प्रकार से यहां पर राज्यपाल की सहायता के लिए कौन होता है भाई? मंत्रिपरिषद। और यही कड़ी आगे, क्योंकि हम देश के बारे में पढ़ चुके हैं, भारतीय संघ के बारे में या केंद्र के बारे में, वही व्यवस्था सेम राज्यों के प्रशासन में पाई जाती है। इसी प्रकार से जैसे देश के हमारे केंद्र के अंदर संवैधानिक प्रमुख किसको माना गया है? राष्ट्रपति को। कार्यपालिका शक्तियां किसमें मौजूद होती हैं? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति किसकी सहायता से काम करता है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए काम होता है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसी प्रकार राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री। सेम जो हमने ये जो कड़ी पाई है, यही कड़ी यहां पर हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो देखें, राज्य में संवैधानिक प्रमुख है। इसी प्रकार से देखो, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार राज्य में भी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दो रूप हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। नाममात्र की, यह नाम मात्र की कार्यपालिका, जो भी काम होंगे पूरे देश के अंदर, इन ये कार्यपालिका शक्तियां किस में होती है? राष्ट्रपति में। परंतु वास्तव में वास्तविक कार्यपालिका किस में पाई जाती है? वास्तविक कार्यपालिका किस में पाई जाती है भाई? प्रधानमंत्री में। यहाँ पे प्रधानमंत्री में, यहाँ पर राष्ट्रपति में। यही स्थिति राज्यों के अंदर हमारे को देखने के लिए मिलती है कि जो नाममात्र की कार्यपालिका किस में पाई जाती है? राज्यपाल में। नाममात्र की कार्यपालिका, जबकि वास्तविक कार्यपालिका किस में पाई जाती है? वास्तविक कार्यपालिका किस में पाई जाती है भाई? मुख्यमंत्री में। जो केंद्र में स्थिति है वो सेम हमारे को राज्य प्रशासन में देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्र के समान ही जो केंद्र के अंदर जो व्यवस्था है प्रशासन की, वही व्यवस्था हमारे को कहाँ देखने के लिए मिलती है? राज्यों के अंदर भी वही व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार केंद्र के समान ही राज्य की व्यवस्था भी प्रचलित है। केंद्र के समान ही राज्यों का प्रशासन भी चलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, देखो उधर अनुच्छेद 52 के अंदर देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किस चीज़ की व्यवस्था की गई है? प्रत्येक राज्य के लिए या राज्यों के लिए क्या होगा? राज्यपाल होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्य के लिए राज्यपाल होगा। संविधान के अनुच्छेद 153 में किस बात को दोहराया गया है कि राज्य के लिए राज्यपाल होगा। राज्य के लिए राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यों के लिए क्या किसकी व्यवस्था की गई है? राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा।
और अनुच्छेद 154 के अंदर 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, या 2 राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है कोई इसमें, परंतु ये व्यवस्था राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ये व्यवस्था संविधान कौन से अनुच्छेद में 153 में। परंतु जिस प्रकार से जो हमारे अनुच्छेद 53 के अंदर ओनली 53 में जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ जो संघ या केंद्र की कार्यपालिका या देश की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें मौजूद है, राष्ट्रपति में, इसी प्रकार से हमारे राज्यों के अंदर जो कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें मौजूद की गई हैं, राज्यपाल में। ये हमारे संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेखित है, 154। तो अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। किसमें मौजूद होंगी, राज्यपाल में। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर कार्यपालिका शक्तियाँ मौजूद होती हैं राष्ट्रपति में, उसी प्रकार से राज्यों के अंदर ये जो कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें मौजूद होंगी, राज्यपाल में। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, 154 के अंदर। अनुच्छेद 154 जो 54 है, सॉरी अनुच्छेद 155, 54 के बाद में 155, अनुच्छेद 155 में भारत का राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ये कौन से संविधान में उल्लेखित है, कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, 155 के अंदर, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 में भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इस बात को दोहराया गया है, अनुच्छेद 155 के अंदर इस बात का उल्लेख है कि राज्य के लिए जो राज्यपाल होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब बात आती है कि क्योंकि जो नाम मात्र का होता है, कौन होता है नाम मात्र का, वैधानिक प्रधान कौन होता है भाई नाम मात्र का, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति, राज्य के अंदर राज्यपाल, नाम मात्र का। जबकि वास्तव में जो शक्तियों का प्रयोग करता है, कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग केंद्र में कौन करता है, प्रधानमंत्री, तो राज्यों में कौन करेगा, मुख्यमंत्री। कि प्रशासन चलाएगा कौन, प्रशासन की वास्तव में शक्तियाँ किसमें मौजूद हैं, मुख्यमंत्री। अब बात आती है कि राज्य जिस प्रकार से देश के अंदर प्रधानमंत्री है, उसी का रूप राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री का देखा जा सकता है। अब मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है कौन करता है भाई, राज्यपाल। उधर केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति राज्यपाल करेगा तो वो ऐसे थोड़ी कर देगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो इस बात को देखता है कि जो विधानसभा है, राज्यों के अंदर विधानसभा होती है, वहाँ पर केंद्र के अंदर जो लोकसभा होती है, जो लोकसभा के अंदर जिसका बहुमत होता है, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करता है। इसी प्रकार से राज्यों के अंदर विधानसभा होती है, विधानसभा के अंदर जिस दल का बहुमत होता है, उस दल का जो नेता होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है, उस नेता को मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त करता है कौन, राज्यपाल। तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है, और मुख्यमंत्री आगे चल करके संपूर्ण राज्य प्रशासन की जो इकाई है उसके अंदर वास्तविक जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासन में महत्वपूर्ण कार्य करता है या भूमिका निभाता है कौन, मुख्यमंत्री। जबकि
राज्यपाल नाम मात्र का होता है, उसके नाम से संपूर्ण राज्य के कार्य होंगे, परंतु काम करने वाला कौन होगा? मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद। तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से जो वास्तविक शक्तियां किसमें पहुंच गई भाई? मुख्यमंत्री में। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के तौर पे राज्यपाल नियुक्त कर देगा मुख्यमंत्री को, बहुमत दल के नेता को। और इस प्रकार से जो केंद्र के अंदर हमारे केंद्र में जो व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, वही व्यवस्था लगभग राज्यों के प्रशासन में देखने के लिए भी मिलती है। तो इस प्रकार केंद्र की भांति ही राज्यपाल के प्रशासनिक ढांचे को विभिन्न जो विभागों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग, राज्यों का संविधान के अनुच्छेद यूनियन ऑफ स्टेट शब्द राज्यों का संघ है। भारत कैसा है? राज्यों का संघ। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, राज्यों का संघ है भारत? ये संविधान के अंदर हमारे अनुच्छेद प्रथम के अंदर पहला जो अनुच्छेद है उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। और राज्यों का संघ जो शब्द है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत में राज्य प्रशासन केंद्रीय धारा है, कि केंद्र के समान ही राज्यों का प्रशासन है और इसके विपरीत नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से केंद्र का प्रशासन है उसी प्रकार से राज्यों का प्रशासन भी केंद्र के अनुसार ही चलेगा। ये जो शब्द है यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, ये जो शब्द है ये इस बात की ओर इशारा करता है जैसी केंद्र के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था है वैसा ही प्रशासन हमारे को राज्यों के अंदर भी दिखाई पड़ता है। इसके केंद्र के अलावा अलग नहीं जा सकता है। तो देखिए तो देखो संविधान का अनुच्छेद 1 में संविधान का अनुच्छेद 1 संविधान का अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कहने का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, जिसको हम अंग्रेजी में यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इस बात की ओर संघ, यूनियन भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद प्रथम, फर्स्ट, कि इस शब्द का प्रयोग इस बात की ओर इशारा करता है। किस बात की ओर इशारा करता है भाई? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द किस बात की ओर इशारा करता है? इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत में राज्य प्रशासन, राज्यों का जो प्रशासन है वो राज्य प्रशासन केंद्रीय धारा के
विपरीत नहीं, केंद्र की जो धारा है या केंद्र में जो प्रशासन है उसकी से अलग नहीं जा सकता है, विपरीत नहीं जा सकता। इस बात की ओर इशारा करता है कौन? अनुच्छेद प्रथम राज्यों का संघ शब्द का जो प्रयोग किया है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि जिस प्रकार से केंद्र के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था है वैसी की वैसी व्यवस्था किधर राज्यों के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था होगी। ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद फर्स्ट, जिसके अंदर राज्यों का संघ जो शब्द है ये इस बात की ओर इशारा करता है। जिस प्रकार जैसे आगे देखें, राज्य प्रशासन को जिला प्रशासन में, फिर राज्य प्रशासन को किस में बांटा गया? जिला प्रशासन में। राज्य प्रशासन को किसमें विभक्त किया गया भाई? जिला प्रशासन में। बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? जिले के राज्यों के अंदर। देखो देश है, देश के अंदर राज्य हैं, राज्यों से नीचे किसका कौन सी कड़ी आती है? जिला। जिला प्रशासन में विभक्त किया गया है। और जिला प्रशासन के अंदर जो प्रमुख जो होता है जिला प्रशासन के अंदर, जिसका उद्देश्य, जिसका मेन जिले के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का होता है, जिसको हम कहते हैं जिलाध्यक्ष। क्या कहते हैं? जिलाध्यक्ष। तो जिला प्रशासन प्रमुख, जिला प्रशासन प्रमुख का दायित्व है जिला प्रशासन प्रमुख। कौन होता है भाई जिला प्रशासन प्रमुख? कौन होता है? जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष जिला प्रशासन प्रमुख को, जिसका उद्देश्य क्या होता है? संपूर्ण जिले के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसको कहा जाता है जिला अध्यक्ष। तो जिला अध्यक्ष का प्रमुख दायित्व है जिला प्रशासन प्रमुख का दायित्व है कि क्या दायित्व है? जिला अध्यक्ष का दायित्व क्या है? दायित्व है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये किसका कर्तव्य है? जिले के अंदर। जिले के अंदर किसका कर्तव्य है भाई? जिले की, संपूर्ण जिले की कानून व्यवस्था बनी रहे, ये किसका दायित्व है? जिलाध्यक्ष का। साथ ही साथ में जिलाध्यक्ष होता है जो जिला के अंदर है, जिला प्रशासन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संपूर्ण जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखता है जिलाध्यक्ष। उसका और कार्य का क्या क्या है? राजस्व एकत्रित करना। क्या करना? राजस्व एकत्रित करना। साथ ही साथ में भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जिम्मा होता है। जो भारत में, भारत का रूप ऐसा हो जाए कि जिससे लोक कल्याणकारी राज्य बन जाए, भारत जनता का भला करने वाला राज्य हो भारत, इस प्रकार का रूप हो जाए, इसका जिम्मा होता है। वो किसका होता है? जिला प्रशासन पर है। जिलाध्यक्ष पे या जिला प्रशासन पे होता है। जिलाध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष का कार्य क्या है? संपूर्ण जिले के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना। साथ ही साथ में यदि प्रत्येक जिला क्या है, प्रत्येक जो जिलाध्यक्ष होता है या जिला प्रशासन के अंदर जो प्रमुख होता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि संपूर्ण भारत के अंदर जो जिले हैं उन जो जिलों का जो लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, जिससे संपूर्ण भारत का रूप कैसा हो जाएगा? लोक कल्याणकारी राज्य। जिलाध्यक्ष क्या होता है? जो वो आज भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत संरचना का मुख्य एजेंट बन गया है कि जो भारत के अंदर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था पाई जाती है उसका प्रमुख एजेंट, प्रमुख केंद्रीय भूमिका में कौन है? जिला अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष आज भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत संरचना का मुख्य एजेंट है। 73वें और 74वें दो संवैधानिक संशोधन है, 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन 1993। 73वें और 73वां है जो गांवों की प्रशासनिक व्यवस्था से है, जो 74वां है वो है शहरी प्रशासन से, और गांव के प्रशासन से है 73वां। तो 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन में जिला प्रशासन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जो जिला प्रशासन की ओर मुख्य कड़ी हो गई है, मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका हो गई किसके अंदर? जो राज्य प्रशासन की धुरी के अंदर जिला प्रशासन की मुख्य भूमिका हो गई है। किसके, कौन से संशोधनों के माध्यम से? 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जिला प्रशासन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। स्थानीय स्वशासन व जिला प्रशासन के बीच की कड़ी
कौन करता है? एक तरफ जिला का प्रशासन है, दूसरी राज्य का प्रशासन है। राज्य प्रशासन बोल दो, चाहे स्थानीय जो स्थानीय स्वशासन है एक तरफ, और एक तरफ जिला प्रशासन, उनके बीच की कड़ी कौन है भाई? जिलाध्यक्ष। तो इस प्रकार से हमने जो अब हम इसी पृष्ठभूमि के अंदर आगे की कड़ी में पढ़ेंगे हम कि सर्वप्रथम हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा कि और राज्य प्रशासन की साथ साथ में क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने निकल के आती हैं। फिर उस राज्य प्रशासन की विशेषताओं के बाद में हम पढ़ेंगे कि जो राज्य प्रशासन में जो संवैधानिक प्रमुख होता है, जो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। जो संवैधानिक प्रमुख मतलब राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, राज्यपाल को नियुक्ति करने की कौन कौन सी परंपराएँ हैं, राज्य प्रशासन में राज्यपाल की क्या भूमिका है। ये तो नॉर्मल पृष्ठभूमि थी। इस पृष्ठभूमि के आधार पर हम संपूर्ण आगे का जो आपका चैप्टर है वो चलेगा। धन्यवाद। और आगे कल हम चर्चा करेंगे राज्य प्रशासन की विशेषताएं और राज्यपाल की राज्य प्रशासन में क्या भूमिका है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।